हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस। ये एडिटोरियल आपका इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से लिया गया है, जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससीज और बैंकिंग और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए, आज के एडिटोरियल में इंडियन एक्सप्रेस के दो नहीं, एक्चुअली में 3 इम्पोर्टेंट आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, पहला वाला आर्टिकल देखिए, ये दी हसीना फैक्टर। ये वाला जो आर्टिकल है, ये बेसिकली बात कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश की एक्सट्राडिशन ट्रीटी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली अभी बांग्लादेश ने डिमांड किया था इंडिया से कि जो उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, शेख हसीना, उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए क्योंकि उनकी कोर्ट में हियरिंग है। तो उसके ऊपर ही ये वाला आपका पूरा आर्टिकल बेस्ड है। ठीक है, इस आर्टिकल से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आप लोग के लिए निकाल के रखे हैं, तो आप इनको साथ में नोट करते हुए चलिएगा। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बताया गया। लिखा है, ऑन ट्यूसडे मोहम्मद यूनुस लेड गवर्नमेंट मेड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफ एक्सट्राडिशन टू इंडिया से एक रिक्वेस्ट करी मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट में, जिसमें उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये मांग करी इंडिया से कि हमें शेख हसीना वापस लौटा दी जाएं क्योंकि उनकी यहाँ पे कोर्ट हियरिंग है, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलना है। तो एज़ यूजुअल इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस चीज़ का, और वो चीज़ ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हुई है अभी तक। हालांकि इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि भले ही इंडिया शेख हसीना को लेकर के मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें, बट दैट डज़ नॉट मीन्स कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टाइज़ हैं, जो इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज़ हैं, वो ख़राब हो जाएं। दैट मीन्स ये पूरा आर्टिकल यही बात कहना चाह रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी बायलैटरल टाइज़ हैं, वो टाइज़ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि इंडिया शेख हसीना के लिए एक सेफ़ होम बना हुआ है। और इंडिया कोई सपोर्ट नहीं कर रहा शेख हसीना का, बस इंडिया ये कहना चाह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि शेख हसीना का अपना खुद का घर है यहाँ दिल्ली में, वो उसमें रह रही हैं, और इंडिया के ऊपर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हैंड ओवर कर दे। देखिए यहाँ लिया हो ना, इंडिया के ऊपर ऐसा कोई ख़ास ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको हैंड ओवर करना ही करना है शेख हसीना को बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ से निकल के आया इस पूरे आर्टिकल में, इम्प्रीमैटर कहते हैं इसको, इम्प्रीमैटर, IM प्री मैटर। इम्प्रीमैटर का मतलब होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या बात कर रहा है, ध्यान से देखिए पूरा स्टेटमेंट में वापस आपके सामने पढ़ता हूँ। It does not have the imprimatur of countries' voters and does not represent Bangladesh entire political spectrum। तो ये मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में लिखा है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें स्वीकृति नहीं है कंट्री के सारे वोटर्स की। ठीक है, वो बांग्लादेश का पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नहीं कवर कर रहा है। दैट्स द मीनिंग ऑफ वर्ड इम्प्रीमैटर। ठीक है, फिर एक और अगला वर्ड जो पूरे यहाँ आर्टिकल में देखने को मिलेगा वो ये है, जेटिसनिंग। ये वाले हिस्से में ये बताया गया है कि हसीना जब गवर्नमेंट में थी तो इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेशी गवर्नमेंट के बीच में ऐसे टाइज़ हुए थे कुछ, है ना, इकोनॉमिक, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, MOU साइन हुए थे, जिसमें बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करेगी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काय के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए, मतलब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ को हेल्प आउट करने के लिए।
तो ये शेख हसीना की गवर्नमेंट के वक्त ऐसा डिसाइड हुआ था। बट जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट फॉल डाउन हो गई, उसके बाद जेटिसनिंग ये प्रोजेक्ट की हो गई। जेटिसनिंग का मतलब होता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है, कमज़ोर पड़ गई। फिर उसके बाद और ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट ऐसा वर्ड नहीं, ये तो आप काफ़ी बार पढ़ते ही होंगे। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को वीक करती है, कमज़ोर करती है। फाइनली इस पूरे आर्टिकल का जो कंक्लूजन है वो ये लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया है। ये लास्ट पैराग्राफ देखिए, दैट्स वाई दिल्ली शुड इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब होता है दबाव बनाना, इम्प्रेस अपॉन हसीना दैट वाइल इट रिस्पेक्ट द हिस्टोरिकल कनेक्शंस with her party and family, and the former Bangladeshi PM has home in India. The ties between two countries cannot be hostage of her personal grievances and aspirations. तो ये लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट को हसीना के ऊपर भी प्रेशर बनाना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि भाई इंडिया आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, कि आपका और आपके पिताजी का इंडिया में पुराना घर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भुगत हो जाएं, एक होस्टेज हो जाएं आपकी पर्सनल ग्रीवियंस के, ठीक है। फिर आगे लिखा है एज इट नेविगेट्स डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी कि जो सियासी दाव पेज हैं, डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ बिटवीन हसीना एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो एज इट नेविगेट्स द डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ विद द पोस्ट हसीना बांग्लादेश, दिल्लीज मैसेज टू हर एंड दोज हु हैव सक्सीडेड इन हर बांग्लादेश शुड बी दिस। तो भारत का क्या मैसेज होना चाहिए हसीना के बाद के पॉलिटिकल पार्टी जो भी वहाँ पर रूल कर रही है उसमें, इंडिया स्टेक्स इन इट्स ईस्टर्न नेबर गो फार बियॉन्ड 1 पर्सन एंड 1 पॉलिटिकल पार्टी। ढाका टू मस्ट रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग बायलैटरल टाइज पॉलिटिक्स प्रूफ। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो स्टेक है, यानी इंडिया का जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश में एज अ नेबरिंग कंट्री, वो काफ़ी ऊपर है एक पॉलिटिकल पार्टी के और एक पर्सन के, ठीक है। तो बांग्लादेश को इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना चाहिए और बायलैटरल टाइज जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसको पॉलिटिक्स प्रूफ बनाना चाहिए। इट शुड बी मेड पॉलिटिक्स प्रूफ, दैट मीन्स देयर शुड बी नो इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स ओवर द बायलैटरल टाइज ऑफ टू कंट्रीज़। तो ये आपका पहला वाला आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में। सेकेंड वाला देखिए, नॉलेज एज अ शील्ड। 26 दिसंबर आज की डेट है, आज से एग्जैक्ट 20 साल पहले, यानी कि 26 दिसंबर 2004 बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, वो भी वाटर बॉडी पे आया था। दैट अर्थक्वेक वाज नेम्ड एज सुनामी, सुनामी, ठीक है। मेजरली जो इसका जो पॉइंट था वो थाईलैंड और आपका इंडियन ओशन रीजन था। थाईलैंड, इंडियन ओशन रीजन यहाँ से आया था। बेसिकली इंडोनेशिया से शुरुआत हुई थी और इन्होंने ये मतलब ये पूरे सुनामी ने ये 3 एरिया को कवर किया, थाईलैंड, इंडियन ओशन रीजन और इंडोनेशिया को। सबसे ज़्यादा नुकसान इंडोनेशिया में हुआ था, फिर उसके बाद थाईलैंड और ये पूरा इंडियन ओशन का कोस्टल रीजन था यहाँ पे भी नुकसान हुआ था। कितने लोगों की जान गई एग्जैक्टली अगर बात करें तो 2,30,000 लोगों की जान गई थी इस सुनामी ने। तो ये पूरा आर्टिकल यही बता रहा है कि 20 साल हो गए सुनामी को गए, क्या हम आज भी डिज़ास्टर रेडी हैं? मतलब अगर एकदम से कोई नेचुरल कलामिटी आ जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए, तो हम किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें बात करी गई है। तो जो राइटर हैं इस एडिटोरियल आर्टिकल के, वो हैं सैयद अता हसनैन जी, और ये हैं मेंबर किसके, ही इज़ द मेंबर ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर को 20 साल हो गए सुनामी को। तो इस उपलक्ष्य में, ठीक है, ऑन दिस ओकेजन, जो आपकी अंडमान एंड निकोबार की कमीशन है, यानी कि जो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, ठीक है, ये रही हेडक्वार्टर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमीशन कमांड, ठीक है। तो एक ही वहाँ पर एक उन्होंने ऐसा इवेंट रखवाया इसके इसी चीज़ के ऊपर, और उस इवेंट को 3 फेज़ में उन्होंने बाइफिकेट कर दिया। पहला जो फेज़ था उस इवेंट का वो फोकस करता है
टेक्निकल नॉलेज के एक्सचेंज के ऊपर कि भाई क्या टेक्निकलिटीज़ जो होती है ना कि भाई क्या रिक्टर स्केल होगा, क्या सिस्मोग्राफिक चीज़ें होंगी, किस तरीके से वेव्स को हैंडल किया जाएगा, एयर प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें थी वो सब पहले पहले वाले फेज़ में कंप्लीट हो जाएंगी। सेकेंड फेज़ में सुनामी के जो सर्वाइवर्स रहे, जो बच गए थे सुनामी के बाद, उनसे कुछ कुछ एक्सपीरियंस लिया गया, उन्होंने क्या क्या फ़ील किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी जान बचाई, तो उनसे पूछा गया। तीसरे फेज़ में उन्होंने क्या किया, तीसरे फेज़ में उन्होंने डिवोट कर दिया पूरा टाइम जियोपॉलिटिकल और जियोस्टैटिक एस्पेक्ट्स के ऊपर, यानी कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में कैसे मेंटेन किया जाए जियोपॉलिटिकल और जियोस्टैटिक इन्वायरमेंट में आज की डेट में। जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है वाटर बॉडीज़ के ऊपर, स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी रीजन हो गया या फिर आपका इंडियन ओशन के रीजन्स हो गए। यहाँ पे भी काफ़ी मतलब चाइना की जो शिप्स होती हैं वो रिसर्च बेस्ड शिप कहता है उसको, और काफ़ी कोशिश करता है इनको इसके थ्रू अफेक्ट करने की। तो वो उस चीज़ का डिस्कशन हुआ था तीसरे फेज़ के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर के भी 10 कंट्रीज से आए थे लोग बाग, सर्विस ऑफिसर्स फ्रॉम 10 इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज़, ठीक है। तो जो इंडियन ओशन रीजन के आसपास जितने भी 10 कंट्रीज़ हैं उन सब से ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरे आर्टिकल में यही बातें हैं जो इन्होंने बताया कि कैसे कैसे सारे सिस्टम्स को अपडेट किया गया है। इन्होंने बताया कि जब 2004 में सुनामी आया था तो इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं था जो सुनामी का रियल टाइम आपको प्रिडिक्शन करके बता सके, है ना, जिसे हम कहते हैं सेस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क। सिस्मोग्राफी होती है ना, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो हमारे पास जो था इंफॉर्मेशन सिस्टम वो हैदराबाद में था, और वो इतना डिज़ाइंड नहीं था, इट वाज नॉट डिज़ाइन टू डिटेक्ट दी सुनामीज ट्रिगर्ड बाय डिस्टेंट अर्थक्वेक्स। तो इंडिया से दूर था जो उसका एपिसेंटर था, एपिसेंटर इंडोनेशिया के पास था कहीं पे। तो वो उस जो सिस्टम में वो इतना टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड नहीं था कि आपके सुनामी को पहले से ही प्रिडिक्ट कर दे। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चला, और हम लोग ने रिलाई किया था बाकी डेस्टिनेशंस पे जहाँ पे जो रियल टाइम में मॉनिटरिंग करते ना उनके ऊपर। तो फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन आते आते तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा एक नेचुरल डिज़ास्टर कहलाया था। और सुनामी के अगले ही बाद अगर सुनामी नहीं होता तो शायद ये एक्ट भी नहीं आता, ये कह सकते हैं, बिकॉज सुनामी गिव बर्थ दिस एक्ट। लिखा हुआ है द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया वॉज फाइनली इनेक्टेड अ ईयर आफ्टर सुनामी। सुनामी के जस्ट बाद एक नया कानून लेकर के आई सरकार, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और उस कानून के तहत हमने हैदराबाद में एक सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ओपन किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग करने लगे सुनामी की, नई टेक्नोलॉजीज़ आई, उसको अपडेट किया गया, और फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग होने लगी अर्थक्वेक्स और सुनामी की, स्पेसिफिकली ऑन ओशनिक एंड सी लेवल बॉडीज़। बस यही पूरा इस आर्टिकल में है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा एनडीएमए के बारे में बताया है। एनडीएमए बोले तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये रहा एनडीएमए के बारे में बताया कि एनडीएमए के इंटेंशंस क्या हैं, किस तरीके से डीआरआर, डीआरआर बोले तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, डीआरआर, है ना। प्राइम मिनिस्टर के जो 10 पॉइंट एजेंडा है उसका एक पार्ट डीआरआर भी था, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में। तो उसके बारे में बताया है, उस बारे में चर्चा हुई है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 आर्टिकल हो गए आज के पूरे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज में से। तीसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये वाला आर्टिकल जो है वो है सीपीआई। सीपीआई बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। 100 साल हो गए, 100 ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो उनकी 100 ईयर एनिवर्सरी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है डी राजा जी ने, ठीक है। ही इज़ दी जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआई, ही इज़ दी जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआई। तो उन्होंने ये बताया कि 1925 की कानपुर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी सीपीआई की। और सीपीआई के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका नाम इस पूरे आर्टिकल में नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी लोग रहे होंगे, कुछ मिक्स पॉलिटिकल ओपिनियंस वाले रहे होंगे, लेटर उन्होंने पार्टीज चेंज कर ली होंगी। बट यहाँ ज़रूर बताया 1925 की कानपुर कॉन्फ्रेंस से शुरुआत हुई थी सीपीआई की, ठीक है। और ब्रिटिशर्स जो थे वो कम्प्लीटली इंटॉलरेंट थे उस वक्त,
क्योंकि इंडिया आज़ाद तो हुआ नहीं था 1925 में, तो वो बिल्कुल भी सहन ही नहीं करते थे कम्युनिस्ट वाली चीज़ों को। ठीक है, तो काफ़ी हार्डशिप्स के बाद एक कानपुर कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद मेरठ वाली, और फिर उसके बाद पेशावर। ठीक है, जहाँ पे जो लोगों की परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी, उनको ख़त्म करने के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस रखी गई थी, और उसके ऊपर फोकस था कि ये मुद्दा बनेगा आज़ादी का। ठीक है। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिक फोकस कौन कौन सी जनता थी? तो बेसिकली वो वर्कर क्लास, पीजेंट्स और ओप्रेस्ड क्लासेस को लेकर के चलते थे, इनकी बातों को अपने मुद्दों में रखते थे। ठीक है। कानपुर कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन थे वो थे एम सिंगरावेलू। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले अनटचेबिलिटी को कंडेम किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो छुआछूत है, इस चीज़ को ख़त्म करनी पड़ेगा, ये चीज़ जब तक रहेगी तब तक इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, फिर ये आगे बढ़े, काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया। कम्युनिस्ट ने डिमांड करी फिर किसकी जी, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कम्युनिस्ट उन्होंने पूर्ण स्वराज के ऊपर भी एकदम एक्सेप्टेंस दी, महात्मा गांधी के साथ साथ पूरी उनकी एक्सेप्टेंस थी पूर्ण स्वराज को लेकर के। फिर उसके बाद कम्युनिस्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वक्त भी रहा। ठीक है, और ख़ास करके किस बात को लेकर के था, वो था लैंड रिफॉर्म को लेकर के, वर्कर्स के राइट्स को लेकर के। तेलंगाना रेबेलियन में जो मेजॉरिटी पीजेंट्स थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद के ख़िलाफ़, वो सीपीआई का ही एकदम वहाँ पे बोलबाला था, सीपीआई की वजह से ही वो सब कुछ हुआ था। ठीक है, फिर सीपीआई ने कहाँ कहाँ से लोगों को मोबिलाइज़ किया और ख़ुद की पॉपुलेशन को बढ़ाया या खुद के मानने वालों को बढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने लोग लिए इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस से। ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस से लोग भरे। फिर सेकंड नंबर पे इन्होंने लिया ऑल किसान सभा। ऑल किसान सभा से भी इन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींचा। और थर्ड नंबर पे ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन। ये 3 जगह से, अब तीनों ही गज़ब की जगह हैं, तीनों ही इट्स लाइक द बेसिक पिलर्स ऑफ आवर कंट्री। तीनों में ही, क्योंकि एक में ट्रेड यूनियन यानी कि सारे वर्कर्स आ गए, दूसरे में किसान आ गए, सारे आपके फार्मर्स आ गए, और तीसरे में स्टूडेंट्स आ गए। तो तीनों फाउंडेशन है ना किसी भी कंट्री की, तो यहाँ से उन्होंने लोगों को भरा। चौथे नंबर पे इन्होंने लिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशंस। तो यहाँ से इनकी पार्टी में और भी ज़्यादा लोग आते गए और सपोर्ट होता गया। सॉरी। तो द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो सीपीआई के आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो सीपीआई की जो थोड़ी सी आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी सी अलग थी। वो लोग सिर्फ काम करते थे आपके लिबर्टी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर और फ्रेटर्निटी के ऊपर। ठीक है, ये 3, और जस्टिस, जहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल इंडिया में ज़्यादा उठा पटक ना हो, वो पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दी जाए। जब इंडिया आज़ाद हो ही रहा है तो पुरानी चीज़ों को भी तो ख़त्म होना चाहिए। तो वो इन थॉट्स के ऊपर चलते थे। बट साथ ही साथ आरएसएस का भी फॉर्मेशन इसी ईयर में हुआ है, 1925 में। देखिए, और अब यहाँ पर थोड़ी सी ये पूरा यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि जैसे ही 1925 में आरएसएस आया, तो आरएसएस के जो व्यूज़ थे और जो सीपीआई के व्यूज़ थे वो काफ़ी अलग थे, वो एक जैसे नहीं थे। वही इसमें बताया गया। अब क्योंकि जो लिखने वाले हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआई के, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आरएसएस के अगेंस्ट में भी बोली हैं यहाँ पे। बट ठीक है, अच्छी बात है, मतलब कंसिडर किया जा सकता है एज अ सीपीआईज़ व्यू। ठीक है, देखिए, तो आरएसएस 1925 में आई, फिर उनका सीधा ही यहाँ पे आप देखिए लिखा है, आरएसएस प्लेड अ डूबियस रोल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, डूबियस। डूबियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। ठीक है, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, डूबियस। तो आरएसएस ने डूबियस रोल प्ले किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, फिर उनका ये मानना है कि जो आरएसएस था, आरएसएस का पूरा प्राइम फोकस था वो था हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर। ठीक है, बजाय कि जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का फोकस था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जो इनकी आइडियोलॉजी थी उसमें। और इनका ये मानना, इनका ये कहना है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो थे वो सेकुलर बनाना चाहते थे कंट्री को, धर्मनिरपेक्ष, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट था आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ।
ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा, उसके बाद ये उन्होंने बताया, यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया बी आर अम्बेडकर का। उन्होंने कहा दी आरएसएस एंड इट्स एफिलिएट कॉन्स्टेंटली कॉल्ड फॉर अ री इमेजिनिंग ऑफ इंडियाज़ आइडेंटिटी एज द हिंदू राष्ट्र। आरएसएस इंडिया की आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, अलग तरीके से कहना चाहते थे ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठीक है, जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कैलामिटी फॉर नेशन। क्या, बीइंग हिंदू राष्ट्र इंडिया विल बी द कैलामिटी, मतलब ये हिंदू राष्ट्र की जो आइडियोलॉजी है ये एक कैलामिटी है नेशन के लिए, ऐसा इन्होंने कहा था इनके मुताबिक। ठीक है, फिर इसके रिस्पॉन्स में चीज़ें चलती रहीं, काफ़ी चीज़ें हुई, फिर इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस चेंज हुए, रिजर्वेशंस आई, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हुआ, उसमें रिजर्वेशन बी आर अम्बेडकर ने दिया दलित्स को और सारी बैकवर्ड क्लासेस को। फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से आगे बढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के पीछे जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इन्होंने इसमें लिखा है। ठीक है, तो यही बेसिक आपका आज का 3 ये आपके आर्टिकल्स थे आज के एडिटोरियल में। तीनों इम्पोर्टेंट थे, तीनों हमने कवर कर लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग एडिटोरियल्स। थैंक यू।